नमस्कार साथियों, न्यूज फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, 2 दिन पहले एसओपी से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। उस दिशा निर्देश के साथ साथ उस समय अवधि की गणना भी हो चुकी है, यानी कि इस समय अवधि में आपको ये कार्य पूर्ण करना है जो तमाम विभागों को संबंधित दिशा निर्देश दे चुका है वित्त विभाग। लेकिन जैसे ही ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उस दिन से लेके आज दिनांक तक करीब 2 या 3 दिन हो चुके हैं। किसी भी संविदा संगठन ने इस पर अच्छे तरीके से कोई जानकारी वीडियो बनाया है, ना कोई ऑडियो दिया है, ना ही किसी पोस्ट के माध्यम से उन संविदा कर्मियों को समझाया है कि जो अपने मन में डाउट है कि हमारा नियमितीकरण का प्रोसेस कौन सा विभाग शुरू करेगा, किस तरीके से हमारा नियमितीकरण प्रोसेस गुजरेगा और कब तक हमारा नियमितीकरण पूर्ण होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूर्ण रूप से देख लिया, अगर आप इसे स्किप नहीं करते हो वीडियो को या इसको छोड़ के चले जाते हो, तब आप एसओपी के जो दिशा निर्देश है या नियमितीकरण का प्रोसेस है आप नहीं समझ पाओगे। बाकी अगर आपने ये वीडियो पूर्ण देख लिया, पूरे तरीके से देख लिया, तो मैं आपको गारंटी एवं विश्वास देता हूं कि आपको किसी भी संविदा संगठन के पदाधिकारी से राय नहीं लेनी पड़ेगी इन एसओपी दिशा निर्देश के बारे में। आप इसको अच्छे तरीके से एक बार समझें। आपका नियमितीकरण का प्रोसेस किस विभाग से शुरू होगा और किस विभाग के जाके आगे खत्म होना है और कब तक आपका नियमितीकरण का प्रोसेस पूर्ण हो जाएगा, उसी को लेकर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से नियम आपके लिए लागू नहीं होंगे और कौन कौन से नियम आपके लिए लागू होंगे और किस तरीके से आपका नियमितीकरण का प्रोसेस शुरू से अंत तक चलता रहेगा। तो बात करते हैं हम पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि विभाग में जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल यानी संविदा रूल 2022 बन रखे हैं, उनमें एक नियम है, नियम 20। सबको पता है कि नियम 20 क्या कहता है कि स्कैनिंग कमेटी का गठन करते हुए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हुए फिर जितने भी संविदा कर्मी है उनकी अगर सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है, सेवा अवधि पूर्ण होने का मतलब क्या है कि आपका सीएसआर रूल 2022 से पहले आपका जो पूर्व का पद था उसमें आपका 6 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 6 वर्ष का अनुभव का काउंट कैसे करना है, 1 अप्रैल की दिनांक के आधार पर आपको गणना करनी है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च से आपका अनुभव गिना जाएगा और वो अनुभव आपका 6 वर्ष का होना चाहिए। और जैसे ही आप सीएसआर 2022 में एडॉप्ट हुए हैं, एडॉप्ट का आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप नियमितीकरण के दायरे में आते हो या आप नियम 20 के दायरे में आते हो। तो पहला पॉइंट यही कहता है। और ये काम कौन करेगा? आपका संबंधित विभाग करेगा। और जिनका सीएसआर रूल 2022 से पहले आप सेवाएं दे रहे हो, उनमें आपका 6 वर्ष का अनुभव नहीं हुआ है और फिर आप सीएसआर 2022 में एडॉप्ट होने के बाद में आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो 2 वर्ष का अनुभव आपका कब होगा? मार्च 25 में आपका 2 वर्ष का अनुभव होगा, तभी आप नियमितीकरण के दायरे में आते हो। लेकिन इस पॉइंट में जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो विभाग आदेश जैसे ही जारी करेगा, नियम 20 के नियमितीकरण के प्रावधान का आदेश जारी करेगा, अगर उसमें सेवा अवधि पूर्ण के साथ अगर दिनांक दर्शा दी, जैसे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में 1 अप्रैल 2024 की अंतिम तारीख दी है, तो 1 अप्रैल 2024 से पहले आपका अनुभव पूर्ण होना चाहिए, तभी आप इस स्कैनिंग कमेटी में शामिल होते हो। ऐसे ही अगर शिक्षा विभाग सेम ऐसे ही दिनांक दे दे, जैसे 1 अप्रैल 2024 दे दे, तो उसमें पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक अभी इस स्कैनिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका अनुभव मार्च 25 में होगा। और अगर विभाग 1 अप्रैल 2025 तारीख की डेडलाइन दे दे तो नियमितीकरण के वो दायरे में आ सकते हैं। बाकी वो काम विभाग जाने। तो पहला प्रोसेस यही रहेगा। इसके लिए मैंने देखो ग्रीन कलर में 1 नंबर लगाया है। इस 1 नंबर का मतलब क्या होता है कि पहला प्रोसेस आपका ये रहेगा। और ये काम कब तक कंप्लीट करना है? 9 नवंबर 2024। अब मैं आपको बता देता हूँ
ऐसा नहीं है कि ये कार्य 9 नवंबर 2024 को कंप्लीट ही हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। ये कार्य 9 नवंबर 2024 से शुरू भी हो सकता है, क्योंकि सबकी अलग अलग डेट दे रखी है। तो अलग अलग डेट देने का मतलब ये है कि आप इसको जो तारीख निर्धारित की है 9 नवंबर 2024, तो या आप ये भी मान के चलिए कि 9 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको कार्य करना है या 9 नवंबर 2024 से आपका कार्य शुरू करना है। हाँ, मानते हैं कि ये डेडलाइन दे रखी है, लास्ट लाइन दे रखी है, अंतिम तारीख दे रखी है, लेकिन फिर भी क्या है, विभाग हमेशा लेट लतीफ करता है। तो आप ये मान के चलिए कि 9 नवंबर 2024 से भी ये विभाग अपना कार्य कर सकता है, जो पहला पॉइंट कहता है। तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर में ये 1 नंबर लगाया है। अब बात आती है 2 नंबर कार्य क्या रहेगा और कौन सा विभाग करेगा या क्या करेगा। तो पहला काम विभाग का रहेगा, आपका संबंधित विभाग है वो पहले पोत आपका ये कार्य करेगा। फिर 2 नंबर कार्य क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। बाकी आप जो एक क्रॉस देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपके लिए ये रूल, ये नियम लागू नहीं होते हैं जो विभाग में कार्य कर रहे हैं। ये नियम उन्हीं के लिए लागू होंगे जो सोसाइटी या संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हो। लेकिन आप तो राजकीय विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हो, इसके लिए ये 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट आपके लिए लागू नहीं होगा। बाकी आप सिर्फ वही ध्यान रखें, जहां ग्रीन कलर में ये नंबर दिखाई देंगे आपका उसी के आधार पर आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो 1 नंबर कार्य आपका संबंधित विभाग करेगा और वो नियम 20 के तहत आपकी स्कैनिंग करेगा और सेवा अवधि की गणना करेगा। पहला कार्य आपका यही रहेगा। दूसरा कार्य क्या रहेगा, वित्त नियम विभाग का। पहला कार्य मैंने बता दिया है कि आपका संबंधित विभाग है वो नियम 20 के तहत आपकी सेवा अवधि की गणना करेगा। जैसे ही वो सेवा अवधि की गणना कर लेता है, फिर दूसरा कार्य कौन करेगा, वित्त नियम विभाग करेगा। देखो मैंने 2 नंबर लगा रखा है ग्रीन कलर में, जहां जहां ग्रीन कलर में जैसे नंबर दिखाई देगा सेम वैसा का कार्य प्रोसेस चलता रहेगा। तो 1 नंबर संबंधित विभाग का था, 2 नंबर किसका था, वित्त नियम विभाग का, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो 1 नंबर पॉइंट है। बाकी 2 नंबर पॉइंट आप भूल जाइए, 2 नंबर पॉइंट आपके लिए लागू नहीं होगा। 2 नंबर पॉइंट सोसाइटी और संस्था के लिए लागू है, तो आप इसको भूल जाइए। आप तो सिर्फ 1 नंबर पॉइंट पर ही ध्यान दीजिए, जो 2 नंबर प्रक्रिया शुरू होगी। तो वित्त नियम विभाग का क्या कार्य रहेगा कि जैसे ही संख्या बता देगा कि भाई इस विभाग में इतना संविदा पद और इतनी संख्या में ये नियमित के दायरे में आते हैं, तो जैसे ही वो संबंधित विभाग वो अपना प्रस्ताव किसको देगा, वित्त नियम विभाग को देगा। 2 नंबर कार्य कौन करेगा, वित्त नियम विभाग। तो वित्त नियम विभाग का कार्य क्या रहेगा कि आपका जो संविदा पद है वर्तमान में, उस संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित करने के लिए वो आपका नया पद नाम देगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका नया पद नाम के साथ साथ आप नया पद बदलेगा, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि जब आप पहले पूर्व पद में आप सेवा दे रहे थे, फिर आप CSR 2022 में एडॉप्ट हुए, तो आपका जो पदनाम दिया था, जैसे विद्यालय सहायक है, सहायक शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक है, शिक्षा सहायक है, ये जितने भी पदनाम दिए थे ये किसने दिए थे, वित्त नियम विभाग ने दिए थे। तो हमेशा पदनाम बनाने वाला कौन सा विभाग होता है, वित्त नियम विभाग होता है। तो अतः आपका अगर संविदा से नियमित पदों में आप परिवर्तित होंगे तो आपका नया पदनाम देने वाला कौन होगा, वित्त नियम विभाग होगा। ठीक है, हाँ, पदनाम सेम टू सेम वैसा ही रख सकती है वो, लेकिन काम कौन करेगा, वित्त नियम विभाग करेगा। जैसे मान के चलो सहायक शिक्षक है और उसका नियमित पदनाम अगर फिर से वो सहायक शिक्षक ही रख दें, तो काम कौन करेगा, वित्त नियम विभाग करेगा। जैसे ही वित्त नियम विभाग पदनाम का प्रस्ताव तैयार कर लेता है, तैयार करते ही वो किसको सौंपेगा, वित्त विभाग को सौंपेगा। तो 3 नंबर कौन सा विभाग शामिल हो गया, वित्त वे विभाग। आई बात समझ में, पहला काम आपका संबंधित विभाग करेगा, दूसरा काम आपका वित्त नियम विभाग करेगा, तीसरा काम कौन करेगा, वित्त वे विभाग करेगा। अब वित्त वे विभाग का क्या कार्य रहेगा वो हम देख लेते हैं। बाकी वित्त नियम विभाग को ये कार्य कब समाप्त करना है, 18 नवंबर 2024 को समाप्त करना है। बाकी मैंने बता दिया है, आप ये ना समझें कि 18 नवंबर 2024 को वो कार्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 18 नवंबर 2024 के बाद में भी वो कार्य शुरू हो सकता है, क्योंकि
संबंधित विभाग जब तक वो प्रस्ताव आपके वित्त नियम विभाग को नहीं सौंपेगा, जो संख्या के जो आंकड़े हैं कि भाई इतने संविदा कर्मी है वो नियमित हो रहे हैं, इतने संविदा पद हैं, उनको आप नियमित पदों के लिए नया पदनाम सृजित करें, ऐसा वित्त नियम विभाग को जब प्रस्ताव नहीं देगा तब तक वो कार्य 18 नवंबर तक पेंडिंग रहेगा। और 18 नवंबर के बाद में जरूर आपको वित्त नियम विभाग द्वारा कार्य शुरू करने का मौका मिलेगा, कार्य शुरू जरूर होगा। क्योंकि बाकी आप ये मान लें कि जो 18 नवंबर 2024 की तारीख है, ये आप संबंधित विभाग की डेडलाइन मान लेवे, यानी कि 18 नवंबर तक आपका वो कार्य स्कैनिंग का पूर्ण हो जाएगा, जो सेवा अवधि की गणना के संबंध में हो, चाहे वो नियम 20 के तहत जो प्रावधान बन रखे वो 18 नवंबर तक संबंधित विभाग कर लेगा। बाकी 18 नवंबर 2024 से वित्त नियम विभाग अपना कार्य शुरू करेगा, और शुरू करने के बाद में वो कार्य किसको सौंपेगा? वित्त व्यय विभाग को। तो वित्त व्यय विभाग का क्या कार्य रहेगा कि आपके जो संविदा पद है उस संविदा पद को नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए, बाकी आप ब्रैकेट में देख सकते हो, उसको मैं ना पढ़ते हुए सीधे आपको मैं समझा देता हूं कि संविदा पद को नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए राज्य कर्मचारियों के लिए जो सिविल सेवा नियम बन रखे हैं, जो 2017 के नियम है, उन नियमों में जितने भी अनुसूचियां या नियम बन रखे हैं, उन नियमों में आपका भी नियम अब उसमें शामिल किया जाएगा। जो संविदा से नियमित हुए हैं वो आपका भी नियम उस सेवा नियम 2017 में शामिल किया जाएगा, और ये कार्य कौन करेगा? वित्त व्यय विभाग करेगा। इसी के लिए मैंने आपको देखो ये 3 नंबर लगाया है ग्रीन कलर में। जहां जहां आपको ग्रीन कलर दिखाई दे नंबर के अनुसार आप समझ लेंगे आपका कार्य उसी के आधार पर चलता रहेगा। तो वित्त व्यय विभाग का कार्य क्या रहेगा कि पहला काम यह है कि जो राज्य कर्मचारियों के जो नियमित कर्मचारी है, उनके जो 2017 के जो सेवा नियम बन रखे हैं उनमें आपका सेवा नियम भी शामिल किया जाएगा। साथ ही आपके जो पदनाम है और जो पदों की संख्या है, साथ ही जो आपकी योग्यता है, उसके अनुरूप आपका जो व्यय भार है, यानी जो सरकार का व्यय भार तो बढ़ेगा ही, जो बजट का निर्धारण करने वाला भी कौन होगा? वित्त व्यय विभाग ही होगा। आई बात समझ में? यानी कि जो आपका ग्रेड पे या आपका जो वेतन है या जो 1 साल की वो जो परीक्षा काल रखी है वो रखने वाला कौन है? वित्त व्यय विभाग है। और उसी 1 साल परीक्षा काल और आपका जो नियमित काल है उनमें जो आपका बजट का देने वाला कार्य कौन करेगा? वित्त व्यय विभाग करेगा। आई बात समझ में? तो 3 नंबर कार्य कौन सी विभाग का रहेगा? वित्त व्यय विभाग का रहेगा। बाकी मैं 3 के साथ देखो ए लगाया है। ए लगाने का मतलब इसलिए है कि जो 22 नवंबर 2024 की डेट है, आप देख सकते हो स्क्रीन में 22 नवंबर 2024 से, तो मैंने पहले ही कह दिया कि जब वित्त नियम विभाग का प्रस्ताव वित्त व्यय विभाग को पहुंचेगा तो वो 22 नवंबर तक, अगर पहले पहुंचता है तो 22 नवंबर तक पहले काम कर लेगा वित्त व्यय विभाग। बाकी आप 22 नवंबर 2024 की जो डेडलाइन है आप वित्त नियम विभाग की समझ लेवें, और फिर 22 नवंबर 2024 से अपना वित्त व्यय विभाग अपना कार्य करेगा। बाकी ए लगाने का मकसद मेरा यही है कि जो 22 नवंबर का जो डेडलाइन है, इसके साथ साथ एक विभाग और भी अपना कार्य करेगा नियमितीकरण के संबंध में। तो वो विभाग कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो कार्य कौन करेगा? आपका संबंधित विभाग करेगा। और संबंधित विभाग क्या कार्य करेगा? वो कार्य ये है कि संविदा पद से नियमित पदों में परिवर्तित किए गए पदों को संबंधित विभाग से सेवा नियमों में प्रत्यक्ष से अनुसूची के रूप में सम्मिलित किए जाने के। देखो, अगर वित्त व्यय विभाग के साथ साथ अगर आपके जो राजकीय कर्मचारियों जो सेवा नियम है, उन सेवा नियमों को जोड़ने के संबंध में मंत्रिमंडल का सहारा लिया जाएगा। तो मंत्रिमंडल का सहारा लेने का मतलब है कि आपका कार्मिक विभाग भी अब कार्य करेगा। यानी जो सेवा नियम बनेंगे, नियमित के सेवा नियम, जो अनुसूची जो नियमित कर्मचारियों के अनुसूचियों में शामिल हो गए आपके जो सेवा नियम, तो उसके लिए कार्मिक विभाग को भी एक प्रस्ताव आपका संबंधित विभाग भेजेगा। इसके लिए मैंने 3 बी लगाया है। तो वित्त विभाग के साथ साथ ये कार्मिक विभाग भी आपका कार्य करेगा जब संबंधित विभाग कार्मिक विभाग को आपका प्रस्ताव भेजेगा कि भाई इतने संविदा कार्मिक हैं, उन संविदा कार्मिक से नियमित कार्मिक के जो सेवा नियम बने हैं उन नियमित कार्मिक के सेवा नियम में ऐड करिए। और ऐड करने का कार्य कौन करता है? कार्मिक विभाग करता है।
यानी कि कार्मिक विभाग क्या करता है, जो सारे सेवा नियम बनाता है उन सेवा नियमों का पूरा प्रोसेस कौन करता है, कार्मिक विभाग करता है। तो कार्मिक विभाग को वो प्रस्ताव भेजेगा संबंधित विभाग, और कार्मिक विभाग प्रस्ताव पास कैसे करता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे संबंधित विभाग अपने कार्मिक विभाग को जो प्रस्ताव भेजेगा सेवा नियम ऐड करने के संबंध में, उसके साथ साथ ही एक लिटरल एंट्री का भी जो कार्य वो 22 नवंबर 2024 तक चलता रहेगा, और वो प्रारंभिक पद से लागू नहीं होगा। जो कोई वरिष्ठ संविदा कर्मी बन चुका है और अपनी नियमित सेवा 18 वर्ष या अधिक कर चुका है, उसके लिए लिटरल एंट्री के साथ उसको नियमित किया जाएगा। तो ये 22 नवंबर से 2024 तक कार्य होगा, या 22 नवंबर 2024 से ये कार्य शुरू होगा। बाकी आप इस 4 नंबर पॉइंट को वैसे भी आप भूल जाइए, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है जो कार्मिक विभाग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संबंधित विभाग आपका प्रस्ताव जब कार्मिक विभाग को भेजेगा, जब राज्य कर्मचारी के सेवा नियमों में आपके नियम शामिल करने के लिए, तो कार्मिक विभाग क्या कार्य करेगा, जो सेवा नियम है, जो राज्य कर्मचारियों संबंधित विभाग की जो सेवा नियम है, उस सेवा नियमों को संविदा से नियमित में सम्मिलित करने के जो अनुसूचियां हैं उसकी सहमति के लिए वो पहले क्या करेगा, वो एक प्रस्ताव तैयार करेगा। प्रस्ताव के साथ जो मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक होगी उसमें अपना एजेंडा रखेगा कि भाई जो कार्मिक विभाग जो प्रस्ताव बनाएगा वो प्रस्ताव, वो एजेंडा अपने संबंधित मंत्रिमंडल को देगा, और मंत्रिमंडल क्या करेगा, अपनी कैबिनेट बैठक बुलाएगा जिसकी अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री जी करते हैं और या मंत्री जी करते हैं। उनके द्वारा वो अनुमोदन होगा, और वो अनुमोदन होने के बाद ही कार्मिक विभाग सेवा नियम का जो प्रस्ताव बना के आपके संबंधित विभाग को देगा। तो आप ये मान के चलिए कार्मिक विभाग का क्या कार्य रहेगा कि 12 दिसंबर 2024 से पहले या तो आपकी कैबिनेट बैठक होगी, या 12 दिसंबर 2024 के बाद में आपकी कैबिनेट बैठक होगी, तब जाके आपका आगे नियमित का प्रोसेस शुरू होगा। इसीलिए जो ये गे नंबर पॉइंट है, जो कार्मिक विभाग का पॉइंट है, ये पॉइंट ही मुख्य पॉइंट है। जब तक आपकी कैबिनेट बैठक नहीं होगी तब तक आपका नियमितीकरण का प्रोसेस लगभग आधा ही रहेगा, क्योंकि कैबिनेट बैठक में ही जो राज्य कर्मचारियों के जो नियम है उनमें आप शामिल होंगे, और 12 दिसंबर 2024 से पहले भी हो सकती है कैबिनेट बैठक, या 12 दिसंबर 2024 के बाद में भी कैबिनेट बैठक हो सकती है। और कैबिनेट बैठक होने के बाद में भी वो प्रस्ताव, वो एजेंडा आपका अनुमोदन होगा, फिर कार्मिक विभाग आपके संबंधित विभाग को देगा। फिर विभाग आगे की क्या कार्रवाई करेगा वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो जैसे ही वो प्रोसेस हो जाता है कार्मिक विभाग का, फिर क्या करेगा, नियमित पदों में परिवर्तित करने पर, तो नियमित पदों की जो नियुक्ति है जो स्कैनिंग के माध्यम से, तो वो नियुक्ति कौन देगा, संबंधित विभाग ही देगा। नियुक्ति का आदेश जारी कौन करेगा, संबंधित विभाग ही देगा। ऐसा नहीं है कि संयुक्त एक नियुक्ति आदेश जारी होगा, ऐसा नहीं है। आपका संबंधित विभाग है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अन्य विभाग हो, वो कार्य आपका संबंधित विभाग ही करेगा। और कब तक वो कार्य करना है, 27 दिसंबर 2024। बाकी आप ये मान के चलिए जब तक कैबिनेट बैठक नहीं होती है तब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने। इसीलिए आप ये 27 दिसंबर आप डेडलाइन नहीं माने। 27 दिसंबर 2024 से भी आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकती है जब तक कैबिनेट बैठक से उस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं होता है। तो ये मुख्य बातें थी। आप समझ चुके होंगे कि जिस विभाग में जो संविदा कर्मी कार्य कर रहा है उसको पहले अपने संबंधित विभाग के नियम 20 के तहत अपनी सेवावधि पूर्ण करनी होगी और स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के साथ ही फिर वो कार्य किसको सौंपेगा, वित्त नियम विभाग को सौंपेगा, और वित्त नियम विभाग आपका नया पदनाम देगा, और पदनाम देने के साथ ही वो कार्य किसको सौंपेगा, वित्त व्यय विभाग को सौंपेगा। और वित्त व्यय विभाग का कार्य क्या रहेगा, आपका पदनाम, पद की प्रक्रिया, पदों की संख्या के साथ साथ आपका पे लेवल निर्धारण करेगा, आपके वेतन भत्ते, महंगाई भत्ते, जो भी भत्ते राज्य कर्मचारियों को मिलते हैं वो देगा, और आपका हर वर्ष का बजट निर्धारण ये विभाग करेगा। और इसी के साथ ही आपके जो
नियमित कर्मचारियों के 2017 के जो नियम बन रखे हैं उसमें आपको अगर शामिल होने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा एक कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, यानी कार्मिक विभाग उस प्रस्ताव को बनाएगा। यानी पहले संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग या अन्य विभाग है, वो विभाग पहले अपने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव देगा कि भाई इनको नियमित के लिए उन सेवा नियमों में जोड़ा जाए जो राज्य कर्मचारियों के सेवा नियम बन रखे हैं 2017 वाले। तो उनके लिए कार्मिक विभाग फिर प्रस्ताव बनाएगा, फिर कैबिनेट बैठक में वो अनुमोदन करवाएगा, और कैबिनेट बैठक में जैसे ही अनुमोदन होता है तो फिर कार्मिक विभाग फिर वापस संबंधित विभाग को सौंपेगा, और संबंधित विभाग क्या करेगा, अपने संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश देगा कि आप इन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए। और इसके लिए नियमित नियुक्ति के साथ आपको 1 वर्ष का परीक्षा काल से गुजरना होगा, और जिसमें आपका 1 वर्ष में आपका वेतन निर्धारण कैसे होगा, उसके लिए आप गूगल पे ये सर्च करिए 2017 पे लेवल चार्ट, जिसमें राज्य कार्मिकों का जो पे लेवल चार्ट होता है, उस पे लेवल चार्ट में आपका जो ग्रेड पे, वैसे बाकी सभी संविदा कर्मी को ये मालूम है कि हम कौन से ग्रेड पे में शामिल हैं। अगर 2400 ग्रेड पे में शामिल है तो आप वो चार्ट में देख लें, आपका 1 वर्ष के परीक्षा काल में आपका मूल जो वेतन बन रखा है वो आपको पारिश्रमिक या वेतन मिलेगा। अगर आपका मूल वेतन से अधिक आपका भी वर्तमान पारिश्रमिक है तो वही पारिश्रमिक आपको मिलेगा, ना कि वेतन वो कम वेतन वाला आपको पेमेंट होगा। बाकी 1 वर्ष जैसे ही आप वो अवधि पूर्ण होती है प्रोबेशन काल की, फिर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो बेनिफिट राज्य कर्मचारियों को मिलते हैं, चाहे महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, अन्य जो भी भत्ता है या अन्य जो भी सुविधा है वो आपको मिलेगी। तो साथियों, वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे शेयर करिए ताकि अन्य भी संविदा कार्मिक अपने नियमितीकरण के बारे में समझ सके। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे इस न्यूज़ फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।